जैसा कि पीछे आप अवगत हैं कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन और प्रवर्तन जितना समझना था इस साल, उसको हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब आपका जो क्षमता और आवर्धन था सरकार के निर्देशानुसार, उसका अध्ययन इस साल नहीं करना है, तो आपकी बर्डन कम हो, इस वजह से उसका भी अध्ययन हम लोग नहीं किए। अब जो संबंधित प्रश्न हैं पाठ के अंतर्गत, उसको भी अभ्यास किया जाए और मेरे साथ अभ्यास कर आप लोग उस पाठ पुस्तक के उस पेज को ओपन कर लीजिए और उन प्रश्नों को देखिए। प्रश्न पढ़ रहा हूँ तो उसके उत्तर सोचिए और जो उत्तर हमसे टैली कराइए कि आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि नहीं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। क्या करना है? अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा देना है। तो आपका कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या हुआ आपका कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें आपका परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है आपका वह बिंदु ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है और उस बिंदु से दर्पण की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। एक गोली दूसरा प्रश्न है कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? a बराबर r/2 होता है, तो 20/2 यानी कितना हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तीसरा दिया है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब को सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धन के मतलब कि यहाँ तो आवर्धन मतलब कि आपको आपका प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। तो आवर्धन के मतलब कि उसके अपेक्षाकृत बड़ा प्रतिबिंब बनाना। आवर्धन एक से छोटा भी होता है तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, आवर्धन एक से अधिक होता है तो बड़ा प्रतिबिंब। तो इस आधार पर जो आवर्धित प्रतिबिंब आपका प्रतिबिंब बनना है वह अवतल दर्पण से ही बनता है। और जब वस्तु जानते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो उस स्थिति में अवतल दर्पण से आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक ना। तो वो क्या आपका तो वो आपका उस स्थिति में वो आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए किस दर्पण से बनेगा? वो दर्पण आपको अवतल दर्पण होगा। आगे दिया है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? आपको अब दो तरह समझना है। वरीयता 3 दर्पण आप समझते हैं, तो समतल दर्पण की अपेक्षा वहां जवाब होगा कि उत्तल दर्पण का क्या होता है? जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, दृश्य क्षेत्र होता है, वो विस्तृत होता है। उत्तल दर्पण बताएंगे कि वो उभरा होता है, उभरा होने के कारण से उसका क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ व्यू दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और इस कारण से वह आपको बहुत बड़े आपका ड्राइवर जो होगा बहुत विस्तृत क्षेत्र के स्थित वस्तुओं को वो देख सकता है। इस कारण से और उसमें और भी एक विशेषता होगी कि उसे सीधा यानी अवतल दर्पण का भी आप कह सकते हैं, तो आपका उसमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इन्हीं कारणों से उत्तल दर्पण का उपयोग ही वरीयता देते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है और उसे सीधा आपको छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिससे वो आपको प्रतिबिंबों को तुलनात्मक देख सकता है कि कौन सी वस्तु दूर है, कौन नज़दीक है। इस प्रकार वो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है आपका उत्तल दर्पण की वरीयता दी जाती है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो 20 था तो 10 था तो 32 होता कितना होगा? पर फार्मूला तो वही होगा, 32/2 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उस उत्तल दर्पण की भी आपको फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है। तो आवर्धन m बराबर वास्तव में
v बटा में u होता है, माइनस चिन्ह के साथ होता है, और ये भी देना है कि 3 वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन निगेटिव होता है, तो 3 गुना है तो -3 लिखेंगे। v का मान निकालना है, जिसका मान दिया जाता है उसको चिन्ह सहित लिखते हैं। u का मान 10 दिया है तो -10 होगा, तिरछा गुणा करेंगे तो -20 बराबर 30। v बराबर कितना हुआ, -30 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह शो कर रहा है कि जिधर वस्तु रखी गई है उधर ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और कितनी दूरी पर प्राप्त होगा, तो 30 सेंटीमीटर पर। तो दूरी बतानी है तो 30 सेंटीमीटर। वायु में गमन करती प्रकाश किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर हटेगी। आप जानते हैं कि वायु की अपेक्षा जो जल है सघन माध्यम है, और जब किरणें सघन माध्यम में विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसलिए जवाब क्या होगा, ये किरणें क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जल वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है। तो आप जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है आपका, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। इसके विपरीत क्या होगा आपका, माध्यम में प्रकाश की चाल। अभ्यास की बता दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल। याद रखेंगे इसको, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा में अपवर्तनांक इन होता है। इस बेस पर आपको निर्वात में प्रकाश की चाल दिया गया है 3 × 10 के पावर 8, और अपवर्तनांक 1.2 दिया गया, 1.5 दिया गया है। कटा देंगे, क्या हो जाएगा, 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसके मतलब कि उस कांच में प्रकाश चाल कितनी हो जाएगी, 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होगी। अब कह रहा है कि सारणी की सहायता से सारणी 10.3 में कि प्रकाशीय घनत्व के अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि प्रकाशीय घनत्व उसका अधिक होता है जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, क्योंकि प्रकाशीय घनत्व का मतलब कि उसमें प्रकाश चाल कम होगी, अपवर्तनांक जिसका जितना अधिक होगा। तो हीरा जो दिया गया है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक दिया गया है, 2.42 दिया गया है। इसके मतलब उसका प्रकाशीय घनत्व सबसे अधिक होगा। और वायु का 1.003 दिया गया है, इसके मतलब कि वायु का आपका प्रकाशीय घनत्व सबसे कम होगा। तो वायु का प्रकाशीय घनत्व सबसे कम होगा और हीरे का प्रकाशीय घनत्व सबसे अधिक होगा। इस चीज़ को आपको ज्ञात करना था। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल, जल दिया गया है जिसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, सारणी का यूज करना है। तो केरोसिन का अपवर्तनांक आप जानते हैं 1.44, जल का 1.33 और तारपीन का 1.47 है। तो ये बताने किस में प्रकाश तीव्र गति से चलेगी, तो किसका अपवर्तनांक कम है, जल में। तो जल में प्रकाश सबसे तीव्र होगी और सबसे कम किस में होगी, तारपीन के तेल में। तो इस तरह से आपका इस आंकड़ों से ही बताना था किस में प्रकाश तीव्र गति से चलता है। तो आपको जल में प्रकाश की चाल सबसे तीव्र होगी और तारपीन के तेल में सबसे कम होगी। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका कथन क्या है, इसके कथन का मतलब कि अपवर्तनांक यानी उसमें कि आपका यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हीरे में प्रकाश की चाल 1/2.42 गुना होगी। यानी आपका किसी माध्यम में यानी बताएंगे कि हीरे में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8/2.42 होगी। यही इसका कथन है कि उसमें अपवर्तनांक एक्चुअल में निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में आपका उस माध्यम प्रकाश की चाल होती है, इसलिए माध्यम प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में अपवर्तनांक से भाग देते हैं तो निकलती है। तो यहाँ कथन वही है कि इसके मतलब कि आपका उसमें अब लेंस की क्षमता पर संबंधित आपके प्रश्न हैं 2।
तो लेंस की क्षमता इस साल नहीं है आपके सिलेबस में कि एक डायोप्टर क्षमता का क्या अर्थ होता है। तो वास्तव में एक डायोप्टर क्षमता जो होती है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है, उसी की क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। यानी मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्षमता कहते हैं, क्योंकि सिलेबस में इस साल नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इसलिए इस पर आपको आगे जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो आपका क्षमता संबंधित है और क्षमता आपका नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। पाठ के अंत में जो प्रश्न दिया है उसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस के लिए पदार्थ क्या होना चाहिए? पारदर्शी होनी चाहिए। जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। तो इसमें जवाब क्या होगा? मिट्टी होगा। मिट्टी जानते हैं आप पारदर्शी है। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बीम से बड़ा पाया गया वस्तु स्थिति कहाँ होगी? तो आप जानते हैं कहाँ होती है? फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। तो आपको दिया, पहला ही विकल्प दिया कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो यही सही होगा। किसी बीम का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? अब वास्तविक है और समान साइज है, तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में संयुग्मी फोकस होता है, और संयुग्मी फोकस मतलब फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर अगर रखी जाती है 2f पर, यानी जिसको लेंस में तो 2f ही कहते हैं, आपको दर्पण में उसको वक्रता केंद्र कह देते हैं। तो यानी कहाँ रखना होगा? तो लेंस की फोकस के दोगुने दूरी पर, यानी जो बी विकल्प है वो सही होगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभवतः है। भाई फोकस दूरी निगेटिव होती है अवतल का ही, अवतल दर्पण का भी निगेटिव होता है, अवतल लेंस का भी होता है, उसमें कोई ये नहीं है। तो यानी कहने का मतलब कि वो दर्पण भी क्या है? अवतल है, और लेंस भी क्या है? अवतल है। किसी तो विकल्प का उत्तर आपका यानी पहला ए विकल्प सही है। किसी दर्पण से आप चाहें कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदा सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो देखिए, समतल दर्पण से भी तो सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण से दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें तो दोनों हो सकते हैं। तो विकल्प आपका देखा जाए तो डी विकल्प दिया है, या तो समतल है या उत्तल होगा। किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आप जानते हैं कि लेंस की बात है तो अवतल लेंस तो छोटा ही आपका प्रतिबिंब बनाता है, तो उससे तो होगा नहीं। अब क्या हुआ? आपका उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात है कि फोकस दूरी भी दी गई है आपका, तो समांतर से जो फोकस दूरी अधिक होती है तो उसकी क्षमता आपकी कम होती है, यानी किरणों को कम मोड़ता है। तो इसके आधार पर आपको एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया है, 50 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, तो 50 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करके आपको उसको पढ़ने का प्रयोग किया जाएगा। आगे दिया कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बीम पर सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बीम का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? भाई आपको 15 सेंटीमीटर उस अवतल दर्पण का फोकस दूरी ही है और उससे बनाना है, तो निश्चित रूप से उस आपको वस्तु की दूरी दर्पण से 15 सेंटीमीटर से कम ही रखना होगा, तभी आपको सीधा और आपको आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो उसका रेंज 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? तो आप जानते हैं कि आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बीम से बड़ा है अथवा छोटा तो बड़ा होगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख भी बना दीजिए। आप किरण आरेख भी बनाना है तो आपको 15 सेंटीमीटर है आपका ये दर्पण, ऐसे करके दर्पण होगा आपका। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी 15 है, तो 15 तो यहाँ दिखा देंगे, ये 15 हो जाएगा। तो बस इसके बीच में रखेंगे, तो ये किरण अगर आप जानते हैं कि सीधे आ जाती है तो क्या हो गया आपको, और एक किरण अगर